ओके। तो प्रीवियस क्लास में हमने पावर एंगल इक्वेशन चालू कर दी थी। ठीक है, मैंने बताया था कि हम ये डिराइव कर रहे हैं सिलेंड्रिकल रोटर और नॉन साइलेंट पोल रोटर के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि अल्टरनेटर के की पावर एंगल इक्वेशन डिराइव की थी। आज हम मोटर की करेंगे। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की सिमिलर है। देखो, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर और जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, अगर आप भूल गए तो फील्ड वाइंडिंग थी हमारी, है ना। फील्ड वाइंडिंग थी और वो किस पे थी, रोटर पे, है ना, और जो कि मूव कर रही थी। और ये फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइट किससे कर रहे थे, डीसी से। ओके, तो उसकी वजह से ये फ्लक्स लिंक कर रही थी आर्मेचर, है ना। दिस वाज दी आर्मेचर, ये आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और आर्मेचर के अंदर उसकी वजह से इंड्यूस वोल्टेज होती थी। और डेल्टा वाज दी पावर एंगल। क्यों पावर एंगल कहते हैं हम बता चुका हूं मैं आपको कल प्रीवियस क्लास के अंदर। दिस इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, दिस इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। तो एक्चुअल इनपुट हमारा क्या हुआ जनरेटर के अंदर, मैकेनिकल। और ये इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलप पावर, एंड दिस इज द आउटपुट पावर। तो हमने कल डेवलप पावर एज वेल एज आउटपुट पावर की इक्वेशन देख ली थी। फिर हमने देखा था मैक्सिमम आउटपुट पावर कौन सी कंडीशन में मिलता है, जब हमारा थीटा यानी इंपेडेंस एंगल, थीटा एस इंपेडेंस एंगल किसके बराबर हो जाता है, पावर एंगल के बराबर। ठीक है, और यही क्या होती थी हमारी आपकी मार्जिन, यहाँ पे से जो सिस्टम था वो हमारा कैसा था, मार्जिनली स्टेबल। और आपकी स्टेबिलिटी के लिए हमारे हमने प्रूव किया था कि डेल्टा मस्ट बी लेस देन थीटा एस, है ना। और फिर हमने देखा था कि डेवलप पावर मैक्सिमम कब आता है, सी दिस हमने डिराइव किया था। दिस इज द कंडीशन एट विच वी आर गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट पावर। ओके, और कितना मैक्सिमम आउटपुट पावर मिल सकता है ना, ये बताया था। ये ग्राफ कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया था। ओके, पावर एंगल कर्व कैसे बनता है, नॉर्मल। ठीक है, फिर मैंने अप्रोक्सीमेशन भी लिया था। स्टेबल ऑपरेशन के लिए मैंने ये बताया था स्टेडी स्टेट लिमिट ये होनी चाहिए, और यहाँ से हमारे पास ये आया था कि डेल्टा मस्ट बी लेस देन थीटा एस फॉर द सिंक्रोनस मशीन टू बी स्टेबल। ओके, तो ये हमारा स्टेबल था और ये मार्जिनली स्टेबल था। यहाँ पे हम ऑपरेट नहीं करवाते, हम ऑपरेट कहाँ करवाते हैं, डेल्टा लेस देन थीटा एस पे। ओके, मैक्सिमम डेवलप पावर के लिए हमने निकाला था कि थीटा एस प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी डेल्टा क्या होना चाहिए, 180 माइनस थीटा एस होना चाहिए। तो हम जानते हैं थीटा एस का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 90 डिग्री। एक्यूट एंगल है, बता चुका हूं मैं आपको। तो डेल्टा, ये एग्जांपल से बताया था कि डेल्टा की वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है, 100 डिग्री, यानी डेल्टा इज ग्रेटर देन थीटा एस। तो वो कहाँ पहुंच गया, अनस्टेबल ऑपरेशन में। तो मैक्सिमम डेवलप पावर हम कभी ले ही नहीं सकते मशीन से, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे मेरी मशीन अनस्टेबल हो जाएगी, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर यूजुअली एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर ए को नेग्लेक्ट किया था मैंने, आपको बताया था कि ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर एग्जाम में आते हैं तो ये दूसरे वाले आराम से डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करेंगे मैं मोटर के लिए बताऊंगा, सेम वैसा ही डेरिवेशन था अपना जनरेटर के केस में। ठीक है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी लिमिट क्या होगी, है ना, वो हमारी आई थी ई वी एक्स ई एफ वी टी अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा। तो साइन का तो ग्राफ है ये, डेल्टा के थीटा एस, डेल्टा की वैल्यू थीटा एस से कम है तो स्टेबल है, और ग्रेटर देन तो अनस्टेबल है। ओके, और कैसे हम स्टेबिलिटी लिमिट को ई एफ वी टी अपॉन एक्स को हम बढ़ा सकते हैं, ये भी देख लिया था हमने। ओके, सो टुडे वी विल बी डिराइविंग द पावर एंगल इक्वेशन फॉर सिंक्रोनस मोटर। देखो कुछ नहीं किया इसमें हमने, देखो हमें करना क्या है, अब हमारा इनपुट, अब अगर मैं इसके अंदर बात ही करूं, हमारा इनपुट इसी जनरेटर के अल्टरनेटर के डायग्राम में देखो, हमारा अब इनपुट हमारा मैकेनिकल था। ठीक है, अब हमारा इनपुट कहाँ देंगे हम, मोटर के केस में इनपुट हमारा इलेक्ट्रिकल होता है, तो इनपुट ये वाला, ये अब इनपुट टर्मिनल बन गया, जो कि मेरा आउटपुट टर्मिनल था जनरेटर के केस में। आउटपुट क्या होगा मेरा, आउटपुट होगा मैकेनिकल, एनआर स्पीड से जो घूम रहा है ना, आउटपुट मैकेनिकल होगा। बट अब उसको हम तो देख नहीं सकते, है ना, आउटपुट कैसे निकालें, है ना। तो बेटर है वहां पे जनरेटर के केस में हम क्या निकालते थे, डेवलप पावर और आउटपुट पावर। अब मोटर के केस में हम क्या निकालेंगे, इनपुट पावर और डेवलप पावर। दिस इज द पावर विच इज गोइंग टू द मैकेनिकल, मतलब यही तो पावर मैकेनिकल उसको रोटेट करवा रहा है ना हमारे रोटर को। तो हम दो करेंगे यहाँ पे, डेवलप पावर और इनपुट पावर। ओके, तो ये रहा केस में, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
है ना, डायरेक्शन विल बी चेंजिंग। अब यहाँ पे डेल्टा एंगल था, यहाँ पे मोटर केस में माइनस डेल्टा हो जाएगा रेफरेंस में, क्योंकि वीटी हमेशा आपके जनरेटर के केस में बड़ा होता है ना, क्योंकि ये इंड्यूस पावर है और फिर इसमें से ये माइनस होके ये आता है। जबकि मोटर के केस में क्या होगा, इनपुट पावर ये बड़ा होगा और डेवलप पावर कम हो जाएगा, तो ई कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसका फेजर डायग्राम देखेंगे तो अब हमारा नीचे आएगा, तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट, है ना, सर्किट ऑफ मोटर। देखो कुछ नहीं किया, सेम है, जे एक्सेस आ रहे वो सब कुछ सेम है, इनपुट पावर है, बस माइनस डेल्टा आया। अब यहाँ पे जो मिलेगा, अब हमें निकालना है इसका कॉम्प्लेक्स पावर, तो दिस इज द इनपुट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेवलप पावर, एज डेवलप्ड। वही सेम इक्वेशन निकालनी है हमें। सबसे पहले हम इनपुट पावर निकालेंगे, तो इनपुट पावर कैसे निकालेंगे, वी टी, ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है, इंटू आई का कॉन्जुगेट। सबसे पहले फिर से हम पर फेज की बात कर रहे हैं, है ना, तो वीटी कितना आ जाएगा, एंगल जीरो, पोलर फॉर्म में लिखेंगे। आई की जगह क्या लिखा, वही हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस, ये तो कैलकुलेट करते हैं, तो वीटी एंगल जीरो माइनस ईएफ एंगल माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय आर ए प्लस जे एक्सेस। इसको हम क्या कह देते हैं, आपका सिंक्रोनस इंपेडेंस जेड एस, और थीटा एस, थीटा एस मेरा क्या है, इंपेडेंस एंगल। ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम जनरेटर केस में। ओके, तो इसको कॉन्जुगेट लिया हमने, कॉन्जुगेट लेने के बाद में ये हमारा फाइनली एस इनपुट आ गया। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स पावर है, अब ये कॉम्प्लेक्स पावर है तो हमें रियल पावर निकालना, रियल इनपुट पावर निकालना है और रिएक्टिव पावर निकालना है इनपुट। तो क्या करेंगे, कोसाइन ले लेंगे इसका रियल पावर निकालने के लिए, तो वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस आ जाएगा। ई एफ वी टी अपॉन जेड एस क्या आ जाएगा, कॉस डेल्टा प्लस थीटा एस, दिस इज माय रियल पावर इनपुट। और आपका रिएक्टिव पावर क्या होगा, इनपुट रिएक्टिव पावर वी टी स्क्वायर जेड एस, साइन ले लेंगे हम इसका, साइन थीटा एस और साइन डेल्टा प्लस थीटा एस। कॉन्जुगेट में बता चुका हूं मैं क्या करना, कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, एंगल का साइन चेंज हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता। ओके, नाउ डेवलप पावर, डेवलप पावर कैसे निकालोगे, ई एफ माइनस डेल्टा एंगल इनटू आई ए कॉन्जुगेट। ओके, आई ए कॉन्जुगेट, तो ये रहा, सेम वैसे ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी कॉम्प्लेक्स पावर की, डेवलप पावर की, और उसको हम रिएक्टिव पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर हम निकाल सकते हैं कोसाइन लेके और साइन लेके। ये सिंपल डेरिवेशन कर सकते हो, कोई टफ है नहीं, बहुत सिंपल है। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे, जनरेटर के केस में आपने देखा, जनरेटर अल्टरनेटर ये इंड्यूस वोल्टेज डिलीवर कर रहा था, है ना, पावर यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे जो आर्मेचर है, ये तो आर्मेचर के अंदर तो इंड्यूस वोल्टेज होगी, ये ले रहा है मोटर के केस में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर, यहाँ पे जनरेटर के केस में मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या आई थी, जब इंपिडेंस एंगल किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा। ठीक है, अब मैक्सिमम आउटपुट पावर, अब आउटपुट कौन सा लेंगे, हमारे लिए आउटपुट ये डेवलप पावर ही होगा, ये वाला, है ना, दिस। तो हम मैक्सिमम आउटपुट की जगह क्या निकालेंगे मोटर के केस में, मैक्सिमम डेवलप पावर। ओके, तो देखते हैं, निकाल लेते हैं। ये लिख रखा है मैंने, फॉर द मोटर आउटपुट पावर इज मैकेनिकल इन नेचर, सो वी मस्ट फोकस ऑन द पावर दैट फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल डोमेन, और वी कैन से डेवलप पावर। यही तो है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल पावर, है ना, जो डोमेन में फ्लो कर रहा है। चलो, मैक्सिमम डेवलप पावर वही क्या करेंगे, कंडीशन के लिए पी डेवलप विथ रेस्पेक्ट टू डी डेल डेरिवेट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो बस देख लो पी डेवलप कहाँ है अपना, ये रहा। अब देखो थीटा एस फिर से कांस्टेंट है, जेड एस कांस्टेंट है, ई एफ कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन तो जीरो हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ई एफ वी टी अपॉन जेड एस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा। अब थीटा एस माइनस डेल्टा का डेरिवेटिव क्या करोगे, थीटा एस का तो जीरो होगा, माइनस डेल्टा का माइनस वन, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास डेवलप पावर क्या बन जाएगा, सी दिस ई एफ वी टी अपॉन जेड एस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा, माइनस जो कांस्टेंट था इज इक्वल टू जीरो हो गया। मैथमेटिक्स है सिंपल। अब तो ये कंडीशन जीरो कब हो सकता है, जब थीटा एस माइनस डेल्टा क्या साइन जीरो जीरो होता है, तो ये थीटा एस माइनस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा, ये सेम एज अल्टरनेटर, उसी में तो आया था मैक्सिमम, उसमें आउटपुट पावर था, ध्यान रखना, उसके लिए आउटपुट क्या था, आउटपुट पावर था, यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या है, डेवलप पावर है। तो सेम कंडीशन है, फिर से सेम कंडीशन, स्टेबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए, यही कंडीशन करेंगे, और फिर से स्टेबिलिटी की वहां पे कंडीशन क्या आई थी, डेल्टा लेस देन थीटा, सेम कंडीशन आ रही है ना। सो द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड द मैक्सिमम आउटपुट पावर आर सेम फॉर द सिंक्रोनस मोटर एज दे आर इन अल्टरनेटर। सारी चीजें हमको वापस डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है।
ओके, अगर फिर भी अगर निकालो पी डेवलप मैक्सिमम पावर क्या आएगा, ई एफ वी टी अपॉन जेड एस माइनस ई एफ का स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस। हमने क्या कर दिया, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये वाली इक्वेशन के अंदर थीटा एस और डेल्टा डेल्टा की जगह थीटा एस पुट कर दिया, तो कॉस ऑफ जीरो ये तो मैक्सिमम हो जाएगा और कॉस थीटा एस आ जाएगा एज इट इज यहाँ पे, सी दिस, है ना। और डेवलप पावर देख लेते हैं, रिएक्टिव पावर देख लेते हैं, ये तो एक्टिव पावर था, तो देखो डेवलप रिएक्टिव पावर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, माइनस ई एफ का स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा एस। तो ये फिर से नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव है, मतलब ये दे रहा है पावर। भाई पॉजिटिव मतलब पावर फ्लो कर रहा है, हम आपके दे रहे हैं, है ना। अब नेगेटिव का मतलब ये लीडिंग इंटरनल पावर फैक्टर है, यानी क्यू डेवलप नेगेटिव है, क्यू डेवलप नेगेटिव है, इसका मतलब ये यहाँ पे देखो, ध्यान रखना, क्यू डेवलप्ड नेगेटिव, ये पावर फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है, ध्यान रखना। अब पावर फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है तभी पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि मोटर का डायरेक्शन ऐसा है, तो मोटर के केस में कंफ्यूज मत हो जाना कब ऑब्जर्व कर रहा है कब डिलीवर कर रहा है, ये लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। तो वो डायरेक्शन ये है, तो अभी तो ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये आर्मेचर है, दिस इज माय आर्मेचर, और मैं कह सकता हूँ इसको सिंक्रोनस मशीन है, मेरी सिंक्रोनस मोटर है, तो ये तो मेरा ऑब्जर्व कर रहा है। बट अगर ये नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, यानी ये दे रहा है, ये दे रहा है, तो मतलब ये क्या कैसे बिहेव करेगा, कौन सा, भाई मैं जानता हूं कि कैपेसिटर तो डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर और इंडक्टर ऑब्जर्व करता है, ये हम सर्किट में पढ़ चुके हैं, तो इट विल बी एक्टिंग एज ए कैपेसिटर, और कैपेसिटर में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है, और ये कौन सा केस है, इंटरनल पावर फैक्टर है, हम हमेशा पावर फैक्टर निकालते हैं टर्मिनल्स पे, बट ये अंदर है, तो इसको हमने क्या कह दिया यहाँ पे, लीडिंग इंटरनल पावर फैक्टर बिकॉज ऑफ दिस, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना ना। फिर से हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस को हटा देंगे, वही फिर से इंपेडेंस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी, तो हमें फिर से निकालना है, इनपुट पावर हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ वी टी एक्स साइन डेल्टा, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप उस इक्वेशन के अंदर आप आर ए की वैल्यू जीरो, यानी इसके अंदर जीरो, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा आपका, है ना, कॉस पी इनपुट में कॉस 90 तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और कॉस 90 प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन डेल्टा, माइनस माइनस प्लस, तो ई एफ बी टी अपॉन जेड एस आ जाएगा, है ना। और अगर इसके अंदर बात करें मोटर के जनरेटर के केस में, हमारे पास क्या आया था, जब हमने आर ए इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया था, सी दिस ई एफ वी टी साइन डेल्टा अपॉन जेड एस, सेम आया था, सेम एक्सप्रेशन आई थी, है ना, इनपुट पावर और आउटपुट पावर की देखो, है ना। और क्यू इनपुट ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे, वी टी अपॉन एक्स एक्सेस इंटू वी टी माइनस ई एफ कॉस डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। नाउ डेवलप पावर, फिर से डेवलप पावर के निकालो, पी डेवलप इज इक्वल टू ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा इज इक्वल टू पी इनपुट, यानी पी डेवलप किसके बराबर हो गया, पी इनपुट, फिर से वही केस मैंने बताया था आपको, यानी हमारा आर ए जब मैंने इग्नोर कर दिया, आर ए को मैंने इग्नोर कर दिया यहाँ पे, सी दिस, जब मैंने आर ए को हटा ही दिया, तो मेरा डेवलप पावर और इनपुट पावर सेम ही आने थे, एक्टिव पावर रियल पावर है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस में कोई लॉसेस ही नहीं होंगे, तो पी इनपुट किसके बराबर होगा, पीडी। बट क्या क्यू इनपुट और क्या क्यू आपका डेवलप क्या बराबर होंगे, ये बराबर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि रिएक्टिव पावर को ये इंडक्टर ऑब्जर्व कर लेगा, ये चीजें मैं आपको जनरेटर के केस में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे बराबर नहीं आए, सी दिस, है ना। देखो क्यू इनपुट आ गया आपका वी टी अपॉन एक्सेस वी टी माइनस ई एफ कॉस डेल्टा, और क्यू डेवलप आ गया ई एफ अपॉन एक्सेस वी टी कॉस डेल्टा माइनस ई एफ, ओके। ओके, द पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जो भी अपने यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था, सारे पॉइंट्स मैं कहाँ पे लिखा लिखा चुका हूँ, अल्टरनेटर के केस में, इस वाले केस के अंदर यहाँ पे सीधे ये लिखवा चुका हूँ यहाँ पे, है ना, सेम चीजें, ठीक है। पी इनपुट और पी डेवलप सेम क्यों आए, क्यू इनपुट और क्यू डेवलप सेम क्यों नहीं आए, ठीक है। आर ए इज इक्वल टू जीरो, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आर ए इज इक्वल टू जीरो के लिए आप ये फॉर्मूले याद रखना बहुत, है ना। सो दिस इज, अब बात करते हैं इसका, वही फिर से पावर एंगल कर्व बना लेते हैं मैक्सिमम इसका, फिर से क्या आएगा, साइन डेल्टा, सी दिस 90 स्टेबल अनस्टेबल, सेम कर्व आएगा जो जनरेटर क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो, इफ आर ए इज इग्नोर्ड, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, द इनपुट रिएक्टिव पावर टू द मोटर इज नेगेटिव, है ना। तो इनपुट रिएक्टिव पावर कौन सा है, इनपुट रिएक्टिव पावर देखो, ये एक तो ये देखो वी टी अपॉन एक्सेस वी टी माइनस ई एफ कॉस डेल्टा है, और इसका आउटपुट पावर देखो,
रिएक्टिव पावर। वीटी अपॉन एक्सेस ईएफ कॉस डेल्टा माइनस वीटी है, साइन चेंज है, ये वीटी माइनस ईएफ कॉस डेल्टा है, ये ईएफ कॉस डेल्टा माइनस 2, यानी दोनों नेगेटिव हैं। ये ऑब्वियसली और नेगेटिव होंगे, क्यों होंगे भाई? आर्मेचर करंट का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, मोटर केस में ऐसे है और जनरेटर केस में ऐसे था, है ना? यही चीज लिखा है मैंने यहाँ पे। If RA is ignored, the input reactive power to the motor is negative of the reactive power output of generator because the direction of power flow is reversed and hence negative sign appears in the expression of power. Okay. Now, ये समझ में आ गया? Now next, nature of reactive power. रिएक्टिव पावर, अब देखो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया और उसके अंदर सर्किट के अंदर बताया रिएक्टिव पावर क्या काम में आता है। अगर मैं बात करूं कि पंखा जो अपना चला रहा है, पंखा, पंखे को यानी मैकेनिकल मोशन हो रहा है, वो पंखे को रोटेट करवा रहा है, वो कौन सा पावर रोटेट करवा रहा है? रियल पावर, है ना? रियल पावर वो काम में आ रहा है। मैंने कहा था आपको पहले भी कि रिएक्टिव पावर हमारे काम का नहीं है, बट रिएक्टिव पावर लॉसेस में काउंट होता है, लेकिन रिएक्टिव पावर को हम जीरो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए, उसके लिए हमें कौन प्रोड्यूस करता है? रिएक्टिव पावर। वो कौन प्रोड्यूस करता है? रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। ओके, so reactive power is necessary for flux generation and in generation in magnetic domain. ठीक है, सो रिएक्टिव पावर इन एनी मशीन इज यूजफुल फॉर एस्टेब्लिशिंग मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। रिएक्टिव पावर ही रेस्पॉन्सिबल है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी आते हैं, रिएक्टिव पावर का नेचर पूछ लेते हैं कि भाई रिएक्टिव पावर कैसा होना चाहिए, तो वो उसका मैं आपको थोड़ा बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 केस पढ़े थे। मशीन 3 केस में ऑपरेट करती है, अंडर एक्साइटेशन, दोनों केस में बताऊंगा, अल्टरनेटर और मोटर के अंदर। अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, है ना, और नॉर्मली एक्साइटेड मशीन। एक्साइटेशन का मतलब समझ रहे हो ना, हम क्या कर रहे हैं एक्साइटेशन के, अगर आपको याद भूल गया, दिस इज दी, अगर मैं बात करूं, ये स्टेटर है, स्टेटर पे हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होगी, और ये मेरा रोटर था, और रोटर पे हमारी, है ना, रोटर पे हमारी क्या होंगी? डीसी वाइंडिंग हो, एक्साइटेशन, है ना। दिस इज माय एक्साइटेशन, फील्ड वाइंडिंग, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। और आर्मेचर, इसके अंदर स्टेटर के अंदर हमारे क्या होंगे? आर्मेचर कंडक्टर्स होंगे, वो एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। वो फ्लक्स क्या करेगी? रोटर की वजह से, जो रोटर के अंदर जो हमारी मेन फील्ड फ्लक्स थी, है ना, मेन फील्ड फ्लक्स फाई एफ थी, और आर्मेचर फ्लक्स फाई ए है, तो ये क्या करेगी? ये फील्ड, जो मेन फील्ड फ्लक्स है, ये आर्मेचर फ्लक्स को क्या कर सकती है? सपोर्ट भी कर सकती है। सपोर्ट कर रही है तो मेरा कौन सी इफेक्ट होगी? मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और अगर अपोज कर रही है तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और अगर सपोर्ट भी नहीं कर रही है, अपोज भी नहीं कर रही, तो कौन सी? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम अंडर एक्साइटेशन के अंदर बात करें, है ना, पहला केस अंडर एक्साइटेशन, मुझे बताओ अंडर एक्साइटेड मशीन है, ठीक है। सो अंडर एक्साइटेड मशीन के अंदर ढंग से समझना, अंडर एक्साइटेशन मशीन के अंदर ये आई एफ हमारी कम है ना, आई एफ ऑलरेडी कम है, ठीक है। आईएफ ऑलरेडी कम है, किससे? जो हमें नॉर्मली एक नॉर्मल ऑपरेशन, जो जो फ्लक्स चाहिए उसके लिए। तो मुझे बताओ, ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फ्लक्स है, वो क्या करनी चाहिए? इसको सपोर्ट करनी चाहिए अगर, या फिर अपोज करनी चाहिए? अगर इस फील्ड फ्लक्स को अगर मुझे बढ़ाना है, क्योंकि और नेचुरली पहले स्टार्टिंग से अंडर एक्साइटेड है ना। सपोज मतलब अगर इस ये 30 वेबर है और नॉर्मल एक्साइटेशन 40 वेबर है ना, तो अब ये 30 वेबर ऑलरेडी कम है, तो मुझे तो इसको बढ़ाना है, तो आर्मेचर रिएक्शन कैसा होना चाहिए? इसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा। तो कैसी इफेक्ट डालनी चाहिए? मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालनी चाहिए। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, इन अंडर एक्साइटेड मशीन द मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड बाय फील्ड वाइंडिंग इज लेस देन द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इज लेस देन द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, सो आर्मेचर मस्ट प्रोवाइड एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो आर्मेचर मस्ट प्रोवाइड एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लक्स रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिश एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, इट मस्ट ऑब्जर्व रिएक्टिव पावर फ्रॉम आर्मेचर टर्मिनल्स। या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं, मैंने क्या बताया, फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आपका रिएक्टिव पावर। तो अब मुझे बताओ, अगर ये मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डालेगा आर्मेचर रिएक्शन, तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए? रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व करेगा, ये रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व करके ही तो अच्छी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और वो इसको सपोर्ट करेगा।
ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूं, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन रिक्वायर्ड आर्मेचर इज लेस देन द रिक्वायर्ड वैल्यू, द आर्मेचर रिएक्शन मस्ट बी मैग्नेटाइजिंग नेचर, है ना, आर्मेचर रिएक्शन मस्ट बी मैग्नेटाइजिंग इन नेचर। तो मैग्नेटाइजिंग इन नेचर किसके लिए होता था, मैं अगर याद होगा, अगर मोटर के केस में और जनरेटर के अंदर, मैग्नेटाइजिंग पावर फैक्टर मस्ट बी लीडिंग इन केस ऑफ जनरेटर एंड द पावर फैक्टर मस्ट बी लैगिंग इन केस ऑफ मोटर। अगर भूल गए तो लेक्चर नंबर 30 आप 39 देखना, मैंने बताया था यहाँ पे। देखो, अगर लैगिंग था तो मेरा आर्मेचर रिएक्शन प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग था। जनरेटर केस की बात कर रहा हूं मैं ना, अल्टरनेटर, और लीडिंग था, तब मेरा प्योरली क्या था, मैग्नेटाइजिंग, सपोर्ट कर रहा था। किसके अंदर, अगर मैं बात करूं जनरेटर के अंदर। मोटर के अंदर के क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। लैगिंग के अंदर हमारा मोटर के अंदर मैग्नेटाइजिंग करेगा, और लीडिंग के अंदर हमारे मोटर डीमैग्नेटाइजिंग करेगा। मोटर जस्ट क्योंकि करंट का डायरेक्शन ही उल्टा है ना। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ सीधे यहाँ पे, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब स्टार्टिंग में। और यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, नाइदर मैग्नेटाइजिंग नॉट डीमैग्नेटाइजिंग, यूनिटी पावर फैक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम हमने किसका बनाया था, जनरेटर के केस में बनाया था, है ना। वहां पे क्या बताया था, जब लैगिंग था मोटर के केस में, तो मेरी इफेक्ट कैसी थी, डीमैग्नेटाइजिंग थी। डीमैग्नेटाइजिंग थी तो मेरी मशीन कैसी थी, ओवर एक्साइटेड। और लीडिंग केस के अंदर मेरी मशीन क्या कहलाती थी, अंडर एक्साइटेड। तो देखो यहाँ पे मैंने ये कहा था, अब ये कौन सा केस बन रहा है, अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड के केस के अंदर आर्मेचर रिएक्शन मस्ट भी मतलब मैग्नेटाइजिंग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे मशीन को भाई प्रॉपर ऑपरेशन नॉर्मल एक्साइटेड की तरफ बढ़ाना है। अगर वो डीमैग्नेटाइजिंग होगा, अगर आर्मेचर रिएक्शन, तो ये मेरी तो मशीन और अंडर एक्साइटेड हो जाएगी। अब मैग्नेटाइजिंग नेचर कब होता है जनरेटर के केस में। अभी देखो मैंने जनरेटर के केस में क्या बताया, जब मैग्नेटाइजिंग कौन से केस के अंदर होता है, आपके आपके लीडिंग के अंदर, सॉरी, हाँ लीडिंग के अंदर, ये रहा अंडर एक्साइटेड मैग्नेटाइजिंग, है ना। सो सी दिस, द पावर फैक्टर मस्ट बी लीडिंग इन केस ऑफ जनरेटर इन अंडर एक्साइटेड, और पावर फैक्टर मस्ट बी लैगिंग इन केस ऑफ मोटर अंडर एक्साइटेड के अंदर। उल्टा होता है जस्ट, है ना। दूसरा केस और देख लेते हैं, नॉर्मली एक्साइटेड। अब मुझे बताओ, नॉर्मली एक्साइटेड का मतलब जितनी फील्ड ये रिक्वायर्ड है, सपोज 40 वेबर है और ये भी 40 वेबर है हमारी नॉर्मल एक्साइटेड के लिए, तो मुझे आर्मेचर रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, ना ये डीमैग्नेटाइजिंग करना चाहिए या ना मैग्नेटाइजिंग करना चाहिए, है ना। तो वो कौन से केस के अंदर होता है, हमें रिएक्टिव पावर को लेना ही नहीं है, हमें रिएक्टिव पावर चाहिए नहीं आर्मेचर को, है ना। तो ना इस केस के अंदर जो जनरेटर है या फिर मशीन है, नाइदर अब्सॉर्ब नाइदर डिलीवर्स द रिएक्टिव पावर। ओके, और वो कौन से केस के अंदर होता है, लोड यूनिटी पावर फैक्टर, दोनों में। सो इफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड वाइंडिंग इज एट द राइट वैल्यू, देन एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हेंस द मशीन नाइदर अब्सॉर्ब नॉट डिलीवर्स द रिएक्टिव पावर। अब अगर मैं एक्साइटेशन की बात करूं, हमें फॉर नॉर्मली एक्साइटेड मशीन आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, सीधी सी बात है, एंड इन नेचर विच हैपेंस एट यूनिटी पावर फैक्टर, दोनों में, मोटर के केस में भी और जनरेटर के केस में यूनिटी पावर फैक्टर में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मुझे चाहिए नहीं। चलो ओवर एक्साइटेड में देख लेंगे। ओवर एक्साइटेड में क्या होगा, ये फील्ड 50 वेबर हो गई और मुझे कितनी चाहिए, 40 वेबर, ओवर एक्साइटेड हो गया। तो अब मुझे इस 50 वेबर को कम करना है, यानी इस आर्मेचर रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, डीमैग्नेटाइजिंग करना पड़ेगा, है ना। तो डीमैग्नेटाइजिंग कौन से केस के अंदर होता है, मतलब अब मोटर डिलीवर करेगी रिएक्टिव पावर, सीधी सी बात है, सॉरी मशीन, है ना। इफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग इज मोर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू, देन वी हैव एक्सेस रिएक्टिव पावर, ज्यादा रिएक्टिव पावर है भाई, एंड द मशीन मस्ट डिलीवर द एक्सेस रिएक्टिव पावर, वेदर इट इज मोटर और जनरेटर। अंडर एक्साइटेड में ऑब्जॉर्व करेगी मशीन, है ना, चाहे मोटर हो जनरेटर हो, और ओवर एक्साइटेड में ज्यादा रिएक्टिव पावर तो डिलीवर करेगी। सो इफ द फील्ड फ्लक्स इज मोर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू, द आर्मेचर रिएक्शन शुड बी डीमैग्नेटाइजिंग, ताकि इसको कम कर सके, which occurs at lagging power factor for generator and leading power factor for a motor। ठीक है, आप तो ये रट लो, है ना, इस केस के अंदर, कि भाई जब भी एक चीज याद रख लो, आप कैसे याद रखोगे कि यार लीडिंग का आएगा लेट, तो मोटर का केस याद रख लो, ये मान लो ओवर एक्साइटेड, एक चीज याद रखो, ओवर एक्साइटेड में हमेशा मोटर कैसे करेगी, लीडिंग। तो मुझे बताओ अंडर एक्साइटेड में कैसे करेगी, लैगिंग। तो अगर जनरेटर का याद रखना हो तो क्या करना पड़ेगा, ओवर एक्साइटेड में अगर मोटर लीडिंग कर रही थी तो जनरेटर ओवर एक्साइटेड में कैसे करेगा, लैगिंग, है ना।
ये ध्यान रखना, ओवर एक्साइटेड के अंदर आपका लीडिंग पावर फैक्टर होगा मोटर का। तो एक चीज याद रख लो, अगर ये एक चीज याद रख लो बाकी अपने आप समझ जाएगा जनरेटर में। अब अगर ओवर एक्साइटेड लीडिंग को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है मोटर के केस में, तो अंडर एक्साइटेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, लैगिंग को, है ना। अगर ये कर चुका है तो जनरेटर इसका उल्टा होगा, ओवर एक्साइटेड मतलब लैगिंग जनरेटर के केस में, और अंडर एक्साइटेड का मतलब लीडिंग। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे पहले ही, है ना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ एक याद रखो, ओवर एक्साइटेड मतलब लीडिंग इन मोटर केस, बाकी सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, है ना। नॉर्मल एक्साइटेड तो यूनिटी पावर फैक्टर पे होता है। ओके, तो ये डिस्कस हो चुकी। थोड़ा उसके केस में इक्वेशन से समझ लेते हैं, चलो इक्वेशन से समझ लेते हैं कब डिलीवर करेगा कब करेगा, है ना। अब अल्टरनेटर के केस में देख लेते हैं सबसे पहले, है ना, रिएक्टिव पावर की। तो मुझे बताओ रिएक्टिव पावर कौन सा लेंगे अल्टरनेटर के केस में। सबसे पहले अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर इज ऑलवेज सीन एट टर्मिनल्स, जो भी टर्मिनल्स है। तो देखो ये मेरा मोटर का केस टर्मिनल है, इसको मैं मिटाता हूं पहले, ठीक है। ये मेरा मोटर का केस है ना, पी। अब मुझे बताओ पावर फैक्टर टर्मिनल्स कौन सा है, तो इसके लिए रिएक्टिव पावर कौन सा लेंगे हम, इनपुट रिएक्टिव पावर। ओके, अब जनरेटर के केस में अगर हम बात करें तो जनरेटर के केस में पावर बात करेंगे तो टर्मिनल्स क्या हुआ, ये रहा, ये मेरा आउटपुट। तो मैं आउटपुट रिएक्टिव पावर लूंगा अल्टरनेटर के केस में, और इनपुट पावर क्या लूंगा, क्योंकि पावर फैक्टर हमेशा टर्मिनल्स पे डिफाइंड होते हैं, ठीक है। सी दिस, तो अब मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, अल्टरनेटर। तो आउटपुट कौन सा ले रहा हूँ आपका, अल्टरनेटर। ये रहा अल्टरनेटर के केस में आउटपुट, तो क्यू आउटपुट लूंगा। क्यू आउटपुट की इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं, सी दिस, है ना, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सो पावर फैक्टर इज ऑलवेज सीन ए टर्मिनल, सो फॉर जनरेटर वी टेक आउटपुट रिएक्टिव पावर, व्हाइल फॉर मोटर वी टेक इनपुट रिएक्टिव पावर, है ना, ध्यान रखना। केस वन, ये इक्वेशन पड़ी थी, ये वाली इक्वेशन है ना, ये किसके लिए, अल्टरनेटर के लिए, वीटी अपॉन एक्सएस ईएफ कॉस डेल्टा माइनस टी। अंडर एक्साइड ये कौन सी है मेरी, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फील्ड को, ये मेरा टर्मिनल। तो अंडर एक्साइटेड में ऑब्वियस मेरी जो फील्ड है वो वीटी से कम होगी। सो अंडर एक्साइटेड में क्या लिखा, ईएफ कॉस डेल्टा इज लेस देन वीटी। अगर ये कम है तो क्यू आउटपुट क्या आएगा मेरा, नेगेटिव, है ना। क्यू आउटपुट क्या आएगा मेरा, नेगेटिव। तो फिर से अगर आपको याद रखना है अंडर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड का मतलब मोटर जनरेटर की बात करें तो वो कैसा होगा, लीडिंग। देखो लीडिंग पावर फैक्टर लिख दिया मैंने, रट जाना चाहिए अब। अगर मोटर के केस में अगर आपने ये याद रखा तो देखो ये अंडर एक्साइटेड में लैगिंग आ रहा है मोटर के केस में, तो जनरेटर के अंडर अंडर एक्साइटेड में क्या आना चाहिए, लीडिंग। ओके, तो लीडिंग पावर फैक्टर, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, अंडर एक्साइटेड में ईएफ कॉस डेल्टा लेस देन वीटी और नेगेटिव। अब मुझे बताओ नेगेटिव है, इधर देखना, ये मेरा जनरेटर है यहाँ पे, है ना। पावर एक्चुअल कैसा फ्लो कर रहा है अल्टरनेटर में, ऐसे। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव का पावर का फ्लो ऐसा होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव, क्योंकि करंट का डायरेक्शन उसी फ्लो में। बट नेगेटिव का मतलब रिएक्टिव पावर इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे बताओ ये जनरेटर क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, डायरेक्शन देखो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, जनरेटर ऑब्जॉर्व द क्यू इन दिस अंडर एक्साइटेड। तो ये फॉर्मूला अगर आपने रट लिया ना, इससे आप सारे केस निकालते हो, कंफ्यूज हो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि कब अंडर एक्साइटेड आएगा कब ओवर एक्साइटेड आएगा, या फिर अंडर एक्साइटेड में जनरेटर ऑब्जर्व करेगा या डिलीवर करेगा। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इस इक्वेशन को याद रखिए, फिर अपने आप समझ जाओगे अंडर एक्साइटेड का मतलब ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये कम होगा, ठीक है। दूसरा केस और ले लेते हैं नॉर्मल एक्साइटेड में। नॉर्मल एक्साइटेड में ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सी दिस, ये दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर होंगे नॉर्मल एक्साइटेशन और ये, तो क्यू आउटपुट क्या आएगा, जीरो। तो जीरो और किस में होता है आपके क्यू आउटपुट, रिएक्टिव पावर नाइदर ऑब्जर्व नॉर डिलीवर, ना लेगा मशीन ना डिलीवर करेगा। तो वो किसके लिए होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तीसरा केस ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, ईएफ कॉस डेल्टा ग्रेटर देन वीटी हो जाएगा, तब क्यू आउटपुट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ओवर एक्साइटेड में जनरेटर अल्टरनेटर कैसे बिहेव कर, कौन से पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर, हम देख चुके हैं। तो क्यू आउटपुट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है क्यू आउटपुट, यानी ये क्या करेगा, मशीन जनरेटर डिलीवर्स दी रिएक्टिव पावर, ये देखो लिख रखा है। चलो अब मोटर के केस में दे सकते हैं। मोटर के केस में मैंने आपको क्या बताया, क्या लेना है आपको, ये लेना है इनपुट रिएक्टिव पावर, है ना, ये डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। सो सी दिस, क्यू इनपुट, फिर से ये आया क्यू इनपुट, है ना।
अब अंडर एक्साइटेड में फिर से ई एफ कॉस डेल्टा वीटी से कम होना चाहिए। अगर ई एफ कॉस डेल्टा वीटी से कम है, इसका मतलब क्यू इनपुट क्या रहेगा, क्यू इनपुट रहेगा मेरा पॉजिटिव, क्यू इनपुट ग्रेटर देन, और हम जानते हैं अंडर एक्साइटेड में मोटर कैसे बिहेव कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर की तरह, सी दिस, लैगिंग। तो क्यू इनपुट ग्रेटर देन जीरो है, तो देखो यानी करंट का डायरेक्शन यही है और रिएक्टिव पावर भी पॉजिटिव है, तो इसी डायरेक्शन में रिएक्टिव पावर जाएगा। तो अब ये है मेरा जनरेटर, ये मोटर, मेरी मोटर का टर्मिनल्स तो यही है। तो मुझे बताओ मोटर के अंदर क्यू अंदर जा रहा है, तो मोटर क्या करेगी, अब्सॉर्ब द रिएक्टिव पावर और डिलीवर्स, अब्सॉर्ब फिर से अंदर की तरफ जा रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना आप। ये है मेरा आर्मेचर, दिस इज माय मोटर सिंक्रोनस मशीन। तो मशीन विल बी अब्सॉर्बिंग द पावर, पॉजिटिव है तो भी, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्व, और मैं कह सकता हूं ऑब्जर्व, तो अब मोटर ऑब्जर्व कर रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं मोटर ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्व कौन करता है पावर, कैपेसिटर या इंडक्टर, इंडक्टर। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी मोटर कैसे बिहेव कर रही है, इंडक्टर की तरह। अब आप कह रहे हो कि भाई सर जनरेटर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा आपने, यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा था, ये देखो ये ऑब्जॉर्व कर रहा था, तो यहाँ पे इंडक्टर क्यों नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि जनरेटर इज एन एक्टिव डिवाइस, जनरेटर क्या कर रहा है, हमेशा डिलीवर करता है, जनरेटर हमेशा डिलीवर करता है, या इंड्यूस वोल्टेज हो रही है उसके अंदर, यहाँ पे मोटर केस में नहीं हो रही है ना, यहाँ पे हम इनपुट पावर दे रहे हैं टर्मिनल से, तो कंफ्यूज मत हो जाना इससे। ठीक है, दूसरा नॉर्मली एक्साइटेड में ई एफ कॉस डेल्टा और वीटी बराबर हो जाएंगे, तो वो यूनिटी पावर फैक्टर, मोटर नाइदर ऑब्जर्व नॉट डिलीवर क्यू, सेम केस टू था जनरेटर केस में। तीसरा केस ओवर एक्साइटेड के अंदर हम फिर से जानते हैं ई एफ कॉस डेल्टा इससे बड़ा हो जाएगा और क्यू इनपुट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे क्यू इनपुट नेगेटिव हो जाएगा, सीधे इसके अंदर क्यू इनपुट नेगेटिव का मतलब ये क्यू इनपुट यहां जाएगा, नेगेटिव का मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा करंट के अपोजिट में। तो अब यहां से क्यू इनपुट बाहर जा रहा है, तो मतलब मोटर क्या कर रही है, डिलीवरिंग द रिएक्टिव पावर, इट डिलीवर्स, दे रही है ये, तो मोटर डिलीवर्स क्यू, और ये कैसे बिहेव करेगा, कौन डिलीवर करता है, कैपेसिटर। तो मोटर इज ऑपरेटिंग बिहेविंग लाइक ए कैपेसिटर, है ना। और ओवर एक्साइटेड में मतलब लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, समझ में आया? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गेट, और ये इसमें आता था, भूल जाते हो यार रट्टाफिकेशन से, तो इस चीज को समझ लो, सिर्फ ये याद रख लो और ये याद रख लो, है ना। और एक चीज और मैंने आपको बताई, क्या याद रखना है, सिंपल ध्यान रखो कि भाई मोटर है, मोटर में ओवर एक्साइटेशन रट लो, ओवर एक्साइटेशन का मतलब लीडिंग, अंडर एक्साइटेड का मतलब लैगिंग, ऑपोजिट होगा। अगर ये रट गया तो जनरेटर का तो अपने आप हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड का मतलब लैगिंग और अंडर एक्साइटेड का मतलब लीडिंग, है ना। और आप जानते हो ओवर एक्साइटेड का मतलब मशीन ओवर एक्साइटेड है, तो आर्मेचर रिएक्शन को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डीमैग्नेटाइजिंग, तो लीडिंग के अंदर यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है और यहाँ पे लैगिंग के अंदर डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।